नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल के आने वाली प्रैक्टिस सेशन में। और आज भी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे आज हम फिर से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस लेकर आए हैं और एक अच्छे माहौल में हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर सके हम एग्जाम में और उसकी तैयारी में लगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो अपने एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोट से। रोज की तरह की मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि इंसान कभी पर्वतों और पहाड़ों से ठोकरें नहीं खाता, वो छोटे छोटे पत्थरों से ठोकरें खाता है। हमें बस इन छोटी छोटी चीजों को ऐसे निकल लेना है जो हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत या हमारी सफलता के बीच है। तो हमेशा अपने मंजिल पे फोकस करिए, अपने सिलेक्शन पे फोकस करिए, अपनी स्टडी पे फोकस करिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों के पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 27 है, अंकों का योग ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आपको कुछ करेक्शन कर देता हूँ। पहले तो पलटने से बनी, ध्यान देना। कह रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको समझ लेते हैं। बनी दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों के पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 है तो वह संख्या क्या है? बस सिंपल ऑप्शन से समझने की जरूरत है कि मूल संख्या पूछ रहे हैं तो आप ऑप्शन से टेस्ट कर लो। देखो, अंकों का योग तो 7 25 में भी है, 52 में भी है, लेकिन क्या 52 को पलट दें तो 25 और 52 का अंतर 27 हो जाएगा। सिंपल बात है ना। लेकिन अब बनी संख्या 27 का अंतर है, यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है? तो सीधी सीधी सी बात है कि संख्या 52 होगी और अगर इसको पलट देंगे आप तो ये कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 25 और 52 का अंतर भी आपको 27 मिल जाएगा। ये आप ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि 25 भी तो है, 25 को पलट देंगे तो 52 हो जाएगी और अंतर की बात कह रहे हैं तो 25। तो ये दोनों ऑप्शंस बन सकते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का है कि आप आंकड़े अधूरे हैं का कोई इशू नहीं है, आंकड़े अधूरे नहीं है, आंकड़े पूरे हैं। बस ये है कि ऑप्शन 52 भी है और 25 भी है, तो 52 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन का एक इशू है। ठीक है, इसको आप ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम में जैसे रहेगा उससे टैकल कर लेंगे। अगला सवाल कि दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो बात समझो, क्या कह रहे हैं कि दीपक है और प्रदीप है, आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। और प्रदीप, बात को समझो बच्चा, ये 3:5 का अनुपात है, यानी 8 भाग बराबर 80 है। 8 भाग बराबर 80 है तो 1 भाग बराबर 10 है। क्लियर है ना बात? 10 है। तो कह रहे हैं कि दीपक कितने का हो जाएगा भाई? दीपक 30 का हो जाएगा और प्रदीप कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। 10 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? तो ये 40 का होगा 10 वर्ष बाद, और ये 60 का होगा, यानी 2:3 का अनुपात होगा। कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन। बात समझ आ रही है? कर लो। यहाँ पर कह रहे हैं कि दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो समझो कि 3:5 का अनुपात है, 3 5 बराबर 8 भाग 8 बराबर 80, तो 1 भाग बराबर 10। दीपक 30 का हो जाएगा और प्रदीप 50 का हो जाएगा। दोनों में 10-10 साल जोड़ लेंगे तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 40-60 यानी 2:3 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे मिलकर उस कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सिंपल से सवाल देख लेते हैं कि देखो यार बच्चे, करना क्या है ना, आपको बहुत सिंपल सा सवाल है। टाइम एंड वर्क का आप चैप्टर वाइज कंटेंट, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्रैक्टिस सेशन तो चल ही रहा है, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं हम लोग, अधिक से अधिक सवालों को, क्वेश्चन से वेरिएशंस को लेके सॉल्व कर रहे हैं।
बट हमको चैप्टर वाइज कंटेंट जैसे कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर्स और क्वेश्चंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीखना बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल पे जो चैप्टर वाइज कंटेंट पड़े हैं वहां पे आप जाके एक एक चैप्टर को बारी बारी से सीखते जाइए। विश्वास रखिए 6 महीने के बाद मैथमेटिक्स 6 मंथ्स जब आपका एक प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगा और आपने चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ लिया है तो फिर मैथमेटिक्स में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। और अगर आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन क्लियर हो गया तो आप ये समझिए कि आप कंपटीशन क्वालिफाई करने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि फिर आपका मैथ जब अच्छा हो जाता है तो चीजें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर पाते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 28 दिन में कर पाते हैं। थोड़ी तबियत भी आज ठीक नहीं है लेकिन फिर भी सी की सहायता से वे 21 दिन में कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल जाते हैं तो 21 दिन में काम हो जाता है, 21 दिन में काम हो जाता है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 28×56 और फिर 56×112, इसका एलसीएम आपको आ जाएगा 28×84। हाँ ठीक है, 8×24 28×84 हो जाएगा और 21×4 हो जाएगा। जब आप इसको घटा लेते हो ना दोस्तों, इसको घटा लोगे तो ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, सी आ जाएगा, सी का एक दिन का काम एक आ जाएगा, सी एक दिन में एक काम करेगा और पूरा काम कितना है 84। ये क्या होता है, एलसीएम क्या होता है 84 पूरा काम है, तो पूरा काम 84 है तो काम समाप्त करने में सी वो जे काम करता है तो कितना दिन लगेगा 84 डेज। 84 डेज, कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे यहाँ तक कर लोगे। अरे आसान सवाल है बाबू, समझो। ए और बी 28 दिन में कर सकते हैं, ए और बी 21 दिन में कर रहे हैं, एलसीएम ले लिया 84 पूरा काम हो गया। ए बी का एक दिन का काम 3 और ए बी सी का एक दिन का काम 4, घटा दो तो सी का एक दिन का काम निकल आएगा 1 और पूरा काम करना है 84। तो एक दिन में सी अगर एक काम करता है, एक दिन में सी एक काम करता है, एक दिन में सी एक काम करता है तो 84 काम करने में कितना दिन लगेगा 84 दिन लगेगा। सिंपल सवाल ना, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 691 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या। आप सिंपल सवाल समझो कि अगर 791 रुपए में बेचने पर 7% की हानि है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, अब 7% की हानि का मतलब क्या होता है, एक सिंपल समझो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट 100 प्लस होता है और लॉस 100 माइनस होता है। इतनी बात तो क्लियर है ना, सबको पता है भाई। तो 7% का जो लॉस है इसका मतलब है कि अपने को रिटर्न कितना मिल रहा है, अपने को रिटर्न मिल रहा है 651 रुपए और ये 7% के लॉस पे है, यानी 91% के इक्वल, 93% के इक्वल है। तो 93% इज इक्वल टू 651, तो 1% इज इक्वल टू, आई होप 7 हाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा तो 1% 7 के बराबर हो जाएगा। तो पूरा सीपी 100% कितना होता है, सीपी 100% बराबर 700। आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे यहाँ तक, बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दुकानदार 1800 रुपए की निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% 15% की छूट पर खरीदी। उसने 35 रुपए बुनाई पर खर्च किए और उसके बाद उस कुर्सी को 1800 रुपए में बेच दिया। 1800 रुपए में बेच दिया, उस बुनाई पर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है ना, ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक 1800 रुपए का कुर्सी था, उसको खरीदा उसने कितने में, 90/100 पहला डिस्काउंट लिया और दूसरा डिस्काउंट लिया 85/100 से। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं तो 0000 से खत्म हो गया और ये 10 इस 0 से खत्म हो जाएगा और ये आपको बच जाएगा, एक 0 बच जाएगा। तो 18×9 162 गुणित 85/10, ये आपका सीबी आ गया। ठीक है, ये आपका इतने में खरीदेगा और 35 रुपया खर्च करके उसकी बुनाई कराएगा। तो काटो इसको, सॉरी एक ही 0 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 10 है ना, 162 का करते हैं, चलो बुनाई कर लेते हैं। या यूं कर लो यार आप, 5 दूनी 10, 17 × 85, हाँ ये सही है दादा। और ये भी कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 और 81 हो जाएगा, 81 और 17। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 17 का 17, और ये 40 हो जाएगा, 40 144 145। ठीक है, एक 136 137
37। ठीक है, देख लो ये हो गया ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर लोगे भाई। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक दुकानदार 1800 रुपए के निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10% और 10% और 30% के उसमें बेचता है। तो ठीक, 10% और 15% की छूट पर खरीदा, उसे 35%। अब यहाँ 35 रुपए उसने बुनाई पे खर्च किया ना, तो इसमें 35 जोड़ लेना है अपने को। आराम से एकदम क्वेश्चन करने की जरूरत है, एकदम परेशान नहीं होना है। तो 35 रुपए जब जोड़ लोगे आप इसमें, तो 35 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पे जोड़ लेता हूँ मैं, 1377 हो गया, प्लस 35 जोड़ लिया, तो 35 जोड़ लिया तो 7 5 12 हासिल एक, 7 5 12 हासिल एक, 7 3 10 11 एक, और ये 1412 रुपए हो गया। अब कह रहे हैं कि इसको 1800 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत। भैया 1800 में बेच दिया, 1412 का कुल खर्च आया था, 1800 में बेच दिया तो 14 4 18, 400 का प्रॉफिट होता है, 12 कम कर लो 400 में से तो 388 रुपए का प्रॉफिट है उसको। कितने में, 1412 रुपए गुणित 100, प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, काटोगे इसको तो सिंपल सिंपल कट जाएगा ना, मुझे लगता है कि 3 चौके 12, 4 बार करो, 4 8 चौके 32 की 2, 8 चौके 32 की 2 हाथ से 3, कितने से कर रहे हैं, 4 से ना, 4 से 8 चौके 32 की 2 हाथ से 3, 8 चौके 32 और 32 से 3, 32 नहीं हो पाएगा, कितने यानी 3 चौके 12 और इसको काटो। अच्छा, ये कितना बार कट जाएगा, 706 बार कटेगा, और ये 3 एक 2 1 2 2 9 18 4 194 कटेगा। ठीक है ना, इस 4 का कोई मतलब नहीं, 194 कटेगा, फिर 2 से काट लो तो 2 3 6 कटेगा, और 1 5 कटेगा, 2 3 6 5 और 3 353 कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 2 9 18 2 7 14 97, 7 के 63 7 9 नहीं यार, इतनी बार नहीं जाएगा। ये कुछ ऐसा आएगा कि आपका 27, हाँ ठीक है, ये सही है, 9700 अपॉन 353, ये आप कर लोगे तो 10 बार कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 बार। ठीक है, ये 27 पॉइंट, देखना इसको कर लेना, 27.5% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कर लोगे। ठीक है, कह रहा है कि दुकानदार 1800 रुपए के निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% की छूट पर खरीदी, उसे 15 रुपए बुनाई पर खर्च किए, और उसने उस कुर्सी को 1800 रुपए में बेच दिया। उस बुनाई को उसे कुल कितने प्रतिशत, उस बुनाई को नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन का कहीं ना कहीं उस बुक में जहां से भी लिया गया है ठीक नहीं है, उस पर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि 1800 का सामान खरीदा कितने में, 1733 में, तो 1377 में 35 रुपए ऐड कर लिया, 1412 हो गया, और 1412 रुपए में वो 1800 रुपए में बेच दिया तो 388 का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100, आप निकाल लेंगे 27.5, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यदि बेलन का आयतन 110 है, 1000, ध्यान देना, 1010 110 घन सेमी है, 110 घन सेमी है, तो उसकी ऊंचाई क्या करो। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझिएगा इसको, थोड़ा सा मैं बना के आपको समझा दूं, देखो क्या होगा ये। ऐसा कोई बेलन है ना, इसकी बाहरी त्रिज्या में जो बेलन का आयतन दिया है, तो क्या करोगे, बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा दोगे तो पूरा निकल आएगा। तो पाई बेलन है, आयतन होता है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h बराबर 110, ये दिया हुआ है।
पाई तो आपको हो जाएगा 22/7। कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करो, त्रिज्या दिया है 3 और 2, तो 9 माइनस 4 और ऊंचाई h ज्ञात करना है, ये बराबर है 110। 22 बच्चे 110, 5h बराबर 5 गुणित 7, 5 से खत्म हो जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, ये 7 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात को समझो, कह रहे हैं कि इस होलो सिलेंडर, ये जो खोखला बेलन, सॉरी बेलन है, हाँ होलो सिलेंडर है, खोखला बेलन है, इसकी बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, राइट ना। तो क्या करना है कि बाहरी के आयतन से भीतरी का आयतन घटा देंगे, तो सिर्फ सिलेंडर में जो बॉडी लगी है, जो पार्ट्स लगे हैं, सॉरी जो मेटल यूज हुआ है, उस मेटल का आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h बराबर 110, तो h यहां से निकल आएगा 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, कौन सी है, जिसे 3, 5, 7, 9 से विभक्त करने पर शेष क्रमशः 1, देखो ध्यान देना जरा, शेष 1, 3, 5 और 7 बचे। भाग किससे देना है, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से। देखना एक बात सिंपल सी, कौन सा ऐसा 4 अंक की संख्या है। तो पहली चीज तो 5 से ना, ये भाग देना है, किससे, 3 से, ये भाजक है और ये शेष है। 3 से भाग दो तो एक शेष आए। पहले इसमें से ये देखो कि इसमें से एक घटा दे, एक घटा दे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से एक घटा दे तो 3 से कट जाए, 3 घटा दे तो 5 से कट जाए, 7 घटा दे तो 5 से कट जाए और 9 घटा दे तो 7 से कट जाए, 9 से भी 7 घटा दे तो 9 से कट जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना कि बहुत सिंपल सा एक वो ले लो आप कि क्या करना है अपने को कि एक, जैसे ये है, सपोज करिए ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाओगे। 8 3 से भाग देने पे 1 से बचना चाहिए, यानी 1 घटा दोगे आप इसमें से तो 9 9 8 2 हो जाएगा। क्या एक कट रहा है 3 से, देखो 9 दूनी 18, 18 2 20 28, नहीं कट रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, यहाँ से घटा दें अगर हम, एक तो 9 8 6 6 6 6 12 8 20 9 29, ये भी नहीं कट रहा, नहीं होगा। यहां से देखिए 9793 में से 1 घटा देंगे तो 9762, 6 2 8 7 15 15 9 15 9 24, 3 से कटेगा तो ये कंसिडरेबल है। बात समझ रहे हो ना, संख्या को 3 से भागने पर एक शेष फल बचे, तो आंसर अगर ये है तो 1 घटा के 3 से कटना चाहिए ना भाई, नहीं समझ रहे हो। कह रहे हैं कि किसी संख्या को 3 से भाग दो तो शेष 1 बचे, 5 से भाग दो तो शेष 3 बचे, 7 से भाग दो तो शेष 5 बचे, 9 से भाग दो तो शेष 7 बचे। हम पहले 3 से ही चेक करते हैं कि अगर ये संख्याएं हैं और 3 से भागने पर एक शेष बचा तो 1 घटा दे तो 3 से पूरा पूरा कट जाएंगे, वही मैं चेक कर रहा हूं एक एक कम करके। तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, 979, ये ऑप्शन कंसिडरेबल है, ऑप्शन सी को देखेंगे। फिर यहाँ क्या कर लेते हैं, 9663, 6 3 9 9 6 15 9 24, ये भी है कंसिडरेबल है। अब आप देखो 3 5 से कर लो, 3 घटाओ 5 से कट जाए, 3 घटाओगे तो 5 से ये नहीं कटेगा, ये वाला 5 घटाने पे कितना आ जाएगा, 5 घटाने पे 9659 आएगा, 5 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9763 आपका आंसर है। इस मेथड को कहते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे भाई आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए भाई। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन देख लो, 3 से कटेगा, 1 शेष देगा, तो सब में से एक एक कम करके देखो कि कौन 3 से कट रहा है। तो पहला ऑप्शन 1 कम करने पे 3 से नहीं कटा, क्योंकि शेष 1 आना चाहिए, तो 1 घटा दो तो कट जाना चाहिए ना 3 से। पहला ऑप्शन नहीं कटा, दूसरा ऑप्शन नहीं कटा, तीसरा ऑप्शन 3 से कटा, उसको रख लिया, दूसरा ऑप्शन भी 3 से कट गया, 1 घटाने पे। तो आप क्या करेंगे, 5 से चेक कर लेंगे। अब 9763 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि 5 से भाग देने पे 3 से बचना चाहिए, 5 से भाग देने पे, 5 से जब भाग दो तो शेष कितना बचना चाहिए, 5 से भाग देने पे शेष 3 बचना चाहिए। तो जब शेष 3 बचना चाहिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें से 3 घटाएंगे तभी 5 से कटेगा। ये दूसरा डी वाला ऑप्शन 3 घटाने पे 5 से नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राइट ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक हॉल की चौड़ाई लंबाई की 3/4, यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर वर्ग हो तो हाल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह क्या रहे हैं
अगर लंबाई x है, मान लो सपोज लंबाई x है तो चौड़ाई, सॉरी लंबाई, अगर लंबाई x है तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगी 3x/4, और क्षेत्रफल अपने को पता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 768, या यूं कह सकते हैं आप कि x इंटू 3x/4 और दैट मच इज इक्वल टू 768। काट लें इसको अगर हम तो 3 से कट जाएगा, 3 एक का 3 4, 4 3 7, 3 एक का 3 4, और ये 46 होता है, 3 सॉरी 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 1 3 बटे 15, 1 3 6 18, 256, एक्स स्क्वायर बराबर 256 गुणित 4, 256 गुणित 4, 256 की बात करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, यानी कितना गया 32। एक्स लंबाई 32 आ गई तो चौड़ाई b बराबर कितना है 3x/4 है। 3x/4 का मतलब हो गया 3 इंटू 32/4, 4 बट्टे 32, 8 तरीके 24 हो गया। लंबाई कितनी निकल गई बच्चा, लंबाई 32, चौड़ाई 24, अंतर 8। ये बेहद बेहद आसान तरीका था इस सवाल को करने का। फिर से समझ लो कि कह रहे हैं कि एक आयताकार आर्क की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3 चौथाई, अगर लंबाई x है तो चौड़ाई 3/4 होगी। क्षेत्रफल L इंटू बी कितना हो जाएगा 768, 768 हो जाएगा, ध्यान देना 768 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी हो गई 768, तो सॉल्व कर लिया तो x मिल गया 32, तो चौड़ाई 3 चौथाई है तो 24 हो गया। अंतर पूछ रहे हैं लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 8 हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक या किसी कार को ना दे, अच्छा ध्यान देना जरा सा, एक किसी कार्य को 9 दिन समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ध्यान देना, कह रहे हैं क्वेश्चन ये था दोस्तों ना, थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक चल रहा है, उसको सही करेंगे हम लोग। एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता इसे 50% अधिक है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि ए क्या कितने दिन में कर पा रहा है भाई, ए कर रहा है 9 दिन में, ठीक है, बी कितने दिन में करेगा, जबकि अगर क्षमता की बात करोगे तो ए और बी ना, तो इसकी अगर इस 50% अधिक है, यानी अगर ये बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है, ठीक है ना, यही मामला है ना भाई। तो ये क्षमता है तो दिन क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। ये क्षमता का अनुपात, अगर ये क्षमता का अनुपात 2 3 है तो दिन का अनुपात 3 2, और 3 बराबर अगर 3 है तो 2 बराबर कितना होगा 6, बी 6 दिन में पूरा कर देगा। सिंपल सवाल समझ लो। कैसे समझना चाहते हो, दिक्कत हो रही ना, लोग को बता रहा हूँ, फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। आजकल तबियत ठीक नहीं है इसलिए कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्षमता पे ही बात करें, क्षमता क्या है, ए है और बी है, ए बी से 50, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये क्षमता का अनुपात है। तो दिन का अनुपात क्या है, दिन का अनुपात 3 2 है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 3 2 है और ये दिन का अनुपात 3 संबंध 2 है, और 3 बराबर कितना, ये 9 दिन में समाप्त करता है, तो बी 2 बराबर कितना 6 दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन में समाप्त करेगा। सिंपल सवाल, कितने दिन में समाप्त करेगा, अगर भाई 3 9 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा 6 के बराबर होगा, यही आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 रुपए तथा 4 वर्ष में 6750 रुपए हो जाती है, धनराशि क्या है। सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करना कि धनराशि क्या है, ठीक है,
750 माइनस 4500, ये बराबर आ जाएगा आपको 2750, राइट ना। या यूं समझ लो आप कि 4000, ये 50 कितना रुपया, 6750 रुपया। इसका जीरो इधर से काट लो, इसका जीरो इधर से काट दो। 5 से काटोगे तो 5 नवा 45 90, और इधर 5 से काटोगे तो 5 का 5, 5 तिहाई 15, और 5 पचे 25। 9 से काट लो, 9 दाम में 90, 15 नवा 135, या 5 से काट लो तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, 2 रुपया 3 रुपया हो गया 2 साल में। ठीक है ना, यही तो मामला है। और 2 3 जब हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 साल में 2 3 हो गया, यानी एक बढ़ा है। ठीक है, एक की ये वृद्धि कह रहे हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6750 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4500 रुपया 2 साल में। ठीक है, 2 साल का ब्याज कितना है ये ध्यान देना है, ध्यान दो। ध्यान देना है ना, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, कोई इशू नहीं। 4500 रुपए से कितना हो गया, 6750, 6750 माइनस 4500, ये 50 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 2250। अब आप देखो एक बात कि 4500 था, ये 2 साल में है ना, 2 साल में अगर इतना है तो 1 साल में लगभग कितना हो जाएगा, एक अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं, 1125 हो जाएगा। 1125 होने का मतलब ये है कि अब आप देखो कि अगर हम 2 साल 4500 है, 4500 में से 2250 मान लो अगर घटाई देखिए ब्याज का रहा होगा तो कितना बच जाएगा अपने पास, 50, और ये 4 में से 2, और ये 1, सॉरी 2250 बच जाएगा। तो लगभग अप्रोक्सीमेशन ये 3000 के अप्रोक्सीमेट आपका मूलधन लगभग 3000 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज 1150 और 1125 होगा, और जो ब्याज है ये 4500 का ब्याज इतना आया था, और जो मूलधन रहा होगा वो इसे कम, तो ये 2500 होने की तो संभावना खत्म हो जाती है, फिर 3000 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि यदि m संबंधी n, इसको दिक्कत नहीं है आपको, अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट ना। अगला क्वेश्चन है कि यदि m संबंधी n बराबर 3 संबंधी 2, ध्यान देना, m संबंधी n, यदि m संबंधी n बराबर 3 संबंधी 2 है, यानी m बराबर आप 3 कंसीडर कर सकते हो और n बराबर 2 कंसीडर कर सकते हो, तो कह रहा है कि 4m प्लस 5n, 4m प्लस 5n इज टू 4m माइनस 5n क्या होगा, तो 8 और 10 18 संबंधी 4, 8 और 10, सॉरी माइनस 5n, n 2 है, ये 3 है, सॉरी ये ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है 4m कितना जाएगा, m3 आएगा ना, m3 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 के 12, और ये 5 दूनी 10, 12 10 22 संबंधी कितना हो जाएगा, 4 के 12, 12 में से 10 जाएगा 2, यानी 11 संबंधी 1 का अनुपात बनेगा। यही आपका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 4 है, दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो समझना कि संख्या कह रहे हैं कि योग अगर संख्याएं हैं, मान लेते हैं दो संख्याएं x प्लस वाई, इनका योग कितना है 40 और अंतर तो कितना है x माइनस वाई का अंतर कितना हो गया 4, घटाओ तो 2x बराबर 2x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, सॉरी 2x बराबर 36 x बराबर, तो 40 में से 18 22 हो जाएगा, सॉरी
22, ठीक है ना, 22 और 18 कह रहे हैं अनुपात क्या होगा, तो 9 संबंधे ये हो जाएगा 18 संबंधे 22, यानी हो जाएगा ये 9 संबंधे 11, ठीक है, या 11 संबंधे 9, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी यहां तक कुछ नहीं है, अब आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 4/5 किमी की दूरी व 4/5 किमी की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो गई आपकी 4/5 किलोमीटर, 4/5 गुणित 1000 कर लोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और बटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर लोगे। बस सिंपल सवाल। आगे आ जाइएगा आप, तो ये 5 से कट जाएगा 200 बार, ये आ जाएगा 4 गुणित 200, और ये 9 पचे 45, 9 दूनी 18, ये 2 ऊपर चला जाएगा गुणित 2 बटा 25, तो 25 18 200, 8 चौका 32 गुना 64 सेकेंड लगेगा। सिंपल सवाल है भाई, एकदम आसान सवाल, 64 सेकेंड में आपका काम हो जाएगा। ट्रेन 4/5 किमी की दूरी तय कर लेगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि दो शंकुओं के आयतन ऊपर, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात तो संबंध में 3 है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात एक संबंध में 2 है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए दो शंकु है, शंकु का मतलब कोण से हो गया ना, एक C1 है एक C2, ये कोण है। कह रहे हैं कि आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है कोण का, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ये बराबर दे रहे हैं 2/3। कोई दिक्कत नहीं ना, 1/3 खत्म, पाई पाई खत्म। R1 त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 यानी 1/4 गुणित H1 H2 बराबर 2/3, या यूं कह सकते हैं आप कि H1/H2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/1, यानी 8 संबंधे 3 का यहाँ पे 8/3 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि H1 संबंधे H2 8 संबंधे 3 होगा। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, देख लो। कह रहे हैं कि शंकु के आयतन, शंकु का आयतन, दो शंकु है, मान लिए आपका H1 पहले का त्रिज्या और ऊंचाई है, और R2 H2 दूसरे की त्रिज्या और ऊंचाई है। तो शंकु का जो आयतन है वो आयतन क्या है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपान 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इक्वल टू 2/3। तो H1/H2 8/3 हो गया, यानी H1 और H2 का रेशियो 8:3 मिल गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि संख्या 5 4 3 2 5 4 3 2 स्टार 7 9 से डिविजिबल है, ध्यान दीजिएगा 9 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। देखो यार, 9 से कटने के लिए नियम बहुत सीधा सीधा है कि संख्या को 9 से कटना पड़ेगा। अब देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, स्टार है और 7 है। ये 9 से कब कटेगा बताओ मुझको, ये 9 से कब कटेगा, जब संख्याओं के अंकों का योग 9 होगा। तो 5 4 9 3 12 2 14 7 21 अब प्लस स्टार, ये 9 से तब कटेगा, 9 के 9 9 3 27, 21 में कितना जोड़ दे तो 27 आएगा। 21 में आप जब 6 जोड़ेंगे तब संख्या आपको 27 प्राप्त होगी, जो 9 से डिविजिबल होगी। तो यानी एक स्टार जो है ना, स्टार बराबर है 9 के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अग्निवीर बैच में
आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ बेहतरीन सवालों के साथ प्रैक्टिस सेशन में, और हम देखेंगे अग्निवीर बैच में किस तरह से सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे एग्जाम प्योरली आर्मी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किए जा रहे हैं, और उम्मीद की और विश्वास है कि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन सिर्फ अग्निवीर बैच के ही लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अग्निवीर के बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कांस्टेबल लेवल का कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, यूपीपी का एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, कांस्टेबल लेवल का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का एग्जाम हो, वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर वाइज कंटेंट से तैयारी करते जाइए, जिससे आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, और आपका और हमारा जो लक्ष्य है कि 6 महीने के अंदर एक ठीक ठाक और बेहतरीन परिस्थिति में अपने मैथमेटिक्स को ले जाना है, और मैथमेटिक्स में कोई कहीं दिक्कत ना रह जाए, ये हमारा आपका प्रयास होना चाहिए। तो कल फिर मुलाकात होगी कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।